तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस आइटम के बारे में जो दुनिया भर में ब्रेकफास्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेड की। बचपन में हम सब ने बहुत सारा ब्रेड अलग अलग तरह से खाया है। स्कूल जाने से पहले हो चाहे स्कूल के लंच बॉक्स में हो, ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, सैंडविच या किसी न किसी तरीके से आपने ब्रेड अपनी ज़िंदगी में खाया ही होगा। पहले मार्केट में वाइट ब्रेड ही मिला करती थी, लेकिन आज की डेट में ब्राउन ब्रेड, होल ग्रेन ब्रेड और पता नहीं क्या क्या मार्केट में आ चुका है। अब क्या ये ब्रेड सेहत के लिए अच्छी होती है या बुरी? कैसे बनाई जाती है? कब इसे बनाया गया था? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। You want to grow bigger and stronger, don't you? A sandwich daily and 2 slices of Wonder Bread every meal give you 8 elements you need. All day long, eat Sunbeam bread and renew energy as you burn it up. अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले जब ब्रेड बनाई जाती थी तो बनाई कैसे जाती थी, तो ब्रेड को बनाने के लिए 4 कंपोनेंट लगते थे। पहला था आटा या मैदा, दूसरा था पानी, तीसरा नमक और चौथा यीस्ट। आटे में पानी डालकर जब उसे गूंधा जाता है तो आटे में मौजूद ग्लूटेन उसको एक साथ में जोड़ के रखने का काम करता है ताकि आटा गूंथ जाए। जब उसमें नमक डाला जाता है तो वो इन ग्लूटेन स्ट्रैंड्स को मजबूत करने का काम करता है, और साथ ही में नमक जो है वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। इसके बाद आता है यीस्ट, जिसको हिंदी में खमीर कहा जाता है। ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फंगाई ग्रुप का पार्ट है। जब ये आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट के साथ में रिएक्ट करते हैं तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बनता है। फर्मेंटेशन स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद। इस फर्मेंटेशन में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों के रूप में ग्लूटेन स्ट्रैंड्स के बीच में फंस जाती हैं, और इसी वजह से जो ब्रेड होती है उसमें बुलबुलों के जैसे छेद दिखाई देते हैं, और इसी से ब्रेड फूल भी जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया, फर्मेंटेशन में एथेनॉल भी बनता है, तो एथेनॉल होता है अल्कोहल। जब ब्रेड को ओवन में बेक किया जाता है तो ये एथेनॉल जो होता है ये ज़्यादातर उसी आग में इवेपोरेट हो जाता है। सही सुना आपने, ज़्यादातर, पूरा नहीं। 1920s में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की एक स्टडी के हिसाब से एक नॉर्मल ब्रेड में 0.04% से 1.9% तक अल्कोहल होता है। हालांकि इतना अल्कोहल कंटेंट जो होता है ये हेल्थ के ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन हाँ, ये ब्रेड को एक अलग सा टेस्ट जरूर दे देता है। जो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, इसकी जानकारी 1857 में साइंटिस्ट लुइस पास्चर ने बताई थी, लेकिन बिना इसके साइंटिफिक प्रोसेस को समझे हुए भी लोग सदियों से ब्रेड बनाने में फर्मेंटेशन का उपयोग करते थे। अब अगर बात की जाए भारत में सबसे ज़्यादा बनने वाली रोटी की, तो वो भी आटे से ही बनती है, लेकिन वो फ्लफी नहीं होती बिकॉज उसमें यीस्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए उसमें फर्मेंटेशन या ऐसा कुछ होता नहीं है। इसको इसीलिए फ्लैट ब्रेड भी कहा जाता है। इसको बनाने का तरीका पूरे दुनिया में थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन रोटी के जैसे ही फ्लैट ब्रेड पूरी दुनिया में बनाई जाती है। अगर मैक्सिको में कहा जाए तो टोर्टियाज कहा जाता है, जिसको कॉर्न से बनाया जाता है, भुट्टे से। अफ्रीका हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, सभी जगह पे फ्लैट ब्रेड्स मिलते ही हैं। अब ब्रेड बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, इसके बारे में कोई क्लियर जानकारी इतिहासकारों के पास में नहीं है। लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि 4000 ईसा पूर्व में इजिप्ट में इसको सबसे पहले बनाया गया था। ये माना जाता है कि उन्होंने खुले में गूंधा हुआ आटा रखा हुआ था, जिसको काफ़ी समय रखने की वजह से वाइल्ड यीस्ट ने उससे रिएक्ट किया, और फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से जब उस आटे को पकाया गया तो वो ब्रेड की तरीके से फ्लफी बन गया। जब लोगों ने देखा कि ये नॉर्मल रोटी से कहीं ज़्यादा नरम, फ्लफी और स्वादिष्ट लग रहा है, तो लोगों ने इसको दोहराने की कोशिश करी। लेकिन हवा में हमेशा वाइल्ड यीस्ट नहीं होता, इसलिए बार बार इसको करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तब कुछ लोगों ने आइडिया लगाया कि जो पहले से फर्मेंटेड आटा है उसको नए आटे में अगर मिला दिया जाए तो पुराने आटे वाला यीस्ट नए आटे में जाके उसे भी फर्मेंटेड कर देता था, और इसी तरीके से ब्रेड बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। समय में अगर आगे बढ़ें तो 300 ईसा पूर्व आते आते एंशियंट रोम में ब्रेड बनाना मतलब बेकिंग
एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन माना जाता था। ब्रेड का जो आटा था वो आज के ज़माने के इजिप्ट, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया से मंगाया जाता था। और अगर आज के ज़माने की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो पहले इंसान थे जो ब्रेड के कॉन्सेप्ट को अमेरिका में लेके आए, और भारत में ये पुर्तगाली ट्रेडर्स के द्वारा सबसे पहले गोवा और मुंबई के इलाकों में लाया गया पाव की शक्ल में। इसी वजह से आज की डेट में भी मुंबई में बड़ा पाव जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। 1800 आते आते ब्रेड जो थी वो पूरी की पूरी दुनिया में खाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन जिस ब्रेड की मैं बात कर रहा हूँ वो ब्रेड होती थी ब्रेड लोफ, मतलब एक सिंगुलर जो बड़ा सा ब्रेड होता है उसके तौर पे खाई जाती थी। पहली बार इस ब्रेड को स्लाइस करके बेचना अमेरिका में शुरू किया गया था 1928 में। इनफैक्ट 7 जुलाई 1928 में पहली बार ऐसा हुआ था जब अमेरिका में कहीं स्लाइस्ड ब्रेड बेची गई हो। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया तो ब्रेड भी इससे नहीं बची। सबसे पहले इसकी पकड़ में आया यीस्ट, क्योंकि पहले तो वाइल्ड यीस्ट वाले पुराने तरीके से ही ब्रेड बनाई जाती थी। आटा यूज किया जा रहा है पुराना, या फिर वाइल्ड यीस्ट का यूज किया जा रहा है। लेकिन 1867 में वियना के कुछ बेकर्स थे जिन्होंने प्रेस्ड यीस्ट बनाया और यीस्ट को सॉलिड क्यूब्स के तौर पे बेचा जाने लगा, जिसे बेकर्स यीस्ट कहा जाता है। काफी समय तक इसका इस्तेमाल करने के बाद में लोगों ने सोचा कि आखिर यीस्ट को यूज ही क्यों करना है, अगर सिर्फ ब्रेड को फुलाना ही है तो उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। ये शुरू हुआ था साल 1950s में। इसमें बेकिंग सोडा के साथ में कुछ एसिडिक एजेंट मिला दिए जाते थे जो बेकिंग सोडा और एसिड के मिलने से गैस बनाते थे, और वही जो बुलबुले और फ्लफीपन ब्रेड में आना चाहिए वो उससे आ जाता था। 1956 आते आते लोगों ने सोचा कि बेकिंग सोडा और एसिडिंग एजेंट जो हैं इनको अलग अलग क्यों इस्तेमाल किया जाए, इनको एक साथ में मिला के एक बिना नमी के पैकेट में बेचा जाए, जिसको जैसे ही पानी के साथ में मिलाया जाए वो एक गैस बनाने का काम करे, एक रिएक्शन दे दे। इसको कहा जाता है बेकिंग पाउडर। जो आपने इनो देखा होगा, जैसे ही आप उसे पानी में डालते हैं एकदम फिजी सा हो जाता है, वो बेकिंग पाउडर है। 1956 आते आते इसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया था ब्रेड बनाने में, और ये पहले केमिकल्स में से है जो ब्रेड बनाने में यूज होने लगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। साल 1873 में एडविन लाक्रोक्स ने स्विस स्टील रोलर में कुछ ऐसे सुधार किए जिससे गेहूं के अलग अलग हिस्सों को सेपरेट करना बहुत इजी हो गया। इसी वजह से ब्रेड में आटे की जगह मैदे का इस्तेमाल होने लग गया। बेसिकली गेहूं जो होता है उसके दाने के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले बाहर का छिलका, जिसको ब्राउन कहा जाता है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ये इसी हिस्से में होते हैं, छिलके में। इसके बाद इसके अंदर का स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा, जिसको एंडोस्पर्म कहा जाता है। और सबसे अंदर का हिस्सा होता है जर्म। तो जो होल व्हीट आटा और जो रिफाइंड आटा होता है उसमें यही फर्क होता है कि रिफाइंड आटे में बाहर का छिलका और अंदर वाला जर्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म ही होता है, जिसको पीस के वो आटा बनाया जाता है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं रह जाता। और इस तरीके से बना हुआ जो आटा होता है रिफाइंड आटा, इसी को मैदा कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि आखिर आटे की जगह मैदे का इस्तेमाल किया ही क्यों गया? जब आटा अच्छा भला चल रहा था तो उसको क्यों हटाया गया? तो बेसिकली बात यह है कि गेहूं का जो सबसे बीच का हिस्सा होता है जर्म, उसमें जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो सेहत के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इन ऑयल्स की वजह से आटे की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो अगर मैदा यूज किया जाएगा ब्राउन और जर्म को हटा के, तो उससे बनी हुई ब्रेड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती थी। इसीलिए ब्रेड को बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब जो ब्रेड बनाने वाली कंपनियां थीं, उनको अपनी ब्रेड को एकदम सफेद दिखाना था, क्योंकि जो ट्रेडिशनल ब्रेड हुआ करती थी उन्हें जब भी आप काटो तो एकदम अंदर से सफेद सफेद निकलती थी। तो ये एक तरीके से उनके अच्छे होने का मापदंड हो गया था, पैमाना हो गया था कि जितनी अच्छी सफेद होगी उतनी ही अच्छी ब्रेड होगी। अब जो नॉर्मल आटा होता है उसमें जो सफेद रंग आता है वो वातावरण की ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की वजह से आता है, लेकिन इस रिएक्शन को होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इंडस्ट्री के जो मालिक हैं
उनके लिए तो टाइम इज मनी। इसी वजह से उन कंपनीज ने आटे में चॉक, बोरेक्स और एलम जैसे केमिकल मिलाना शुरू कर दिया, जिससे कि आटे का रंग सफेद होने लगे। यहां तक कि 1898 में ब्लीचिंग एजेंट्स तक इस्तेमाल किए जाने लगे ताकि ब्रेड और सफेद दिख सके। ओजोन, क्लोरीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेरोक्साइड जैसे ब्लीचिंग केमिकल्स यूज किए गए ब्रेड को सफेद बनाने के लिए। 1916 में पहली बार यूएस में पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल किया गया आटे को सफेद बनाने के लिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आटे को सफेद बनाता था बल्कि ब्रेड को ज्यादा फुलाने का भी काम करता था। आज हमको ये बात पता है कि पोटेशियम ब्रोमेट जो है वो किडनी प्रॉब्लम्स और थायराइड कैंसर तक कर सकता है, जब उनको लैब में टेस्ट किया गया चूहों के ऊपर। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन, चाइना, कनाडा और ब्राजील में पोटेशियम ब्रोमेट को बैन ही कर दिया गया खाने के लिए। अब बात करें अगर इंडिया की, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने मई 2016 में एक लैब स्टडी करी थी 38 डिफरेंट ब्रेड सैंपल्स लेके कि उसमें पोटेशियम ब्रोमेट या पोटेशियम आयोडाइड है या नहीं। तो उनको पता चला कि 84% जो सैंपल्स हैं उसमें ये दोनों या एटलीस्ट एक हानिकारक केमिकल मौजूद है। हालांकि स्टडी के रिजल्ट के आने के बाद में जो ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, उन्होंने खुद ही ये डिसाइड कर लिया कि पोटेशियम ब्रोमेट का वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके 1 महीने बाद ही भारत सरकार ने भी पोटेशियम ब्रोमेट को ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। यहां पे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही केमिकल यूएस में आज भी परमिटेड हैं और अमेरिका में ब्रेड को आज भी ब्लीच किया जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया 1928 में ब्रेड को स्लाइसेस करके बेचा जाने लगा था। उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो ये स्लाइस्ड ब्रेड थी, जो आज की डेट में हम मोस्टली खाते हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाती थी। इसीलिए यहाँ पे एंट्री होती है प्रिजर्वेटिव केमिकल्स की, ताकि जो ये ब्रेड है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके या और समय तक ताज़ी रहे। और एक केमिकल आ गया। तो ये तो बात हो गई ब्रेड के इतिहास की कि वो कैसे बननी शुरू हुई, क्या शुरुआत में होता था, फिर कैसे कैसे उसमें केमिकल्स मिले। अब अगर आज के ज़माने की बात करें तो ब्रेड बनाने का पहला इंग्रेडिएंट जो होता है, अगर आप किसी भी वाइट ब्रेड के बैग को उठा के चेक करेंगे तो उसके पीछे पैकेट में जो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उसमें से सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है मैदा। और जैसा कि मैंने बताया, वो गेहूं के बीच वाले हिस्से को ही यूज करके बनाया जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं तो वो आपके शरीर में, आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और इसी वजह से जब आप ब्रेड खाते हैं या कोई कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो आपके शरीर में एक इंसुलिन स्पाइक होता है। और अगर आप लगातार कार्बोहाइड्रेट्स, मैदे वाली चीजें खाते रहते हैं तो ये टाइप 2 डायबिटीज का भी कारण बन सकता है। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट होता है एडेड शुगर, जो ऑब्वियसली शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि शुगर जो होता है वो नेचुरल फॉर्म में भी फलों में, दालों में, दूध में मिल ही जाता है, जो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। जबकि कोई भी एडेड शुगर कभी भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। इसके बाद के 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं नमक और एमल्सिफायर्स, और ये दोनों ही सोडियम कंटेन करते हैं। और एक्सेस सोडियम जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। और अमेरिका के डाइटरी सोडियम का टॉप कंट्रीब्यूटर जो है वो ब्रेड ही है। नेक्स्ट आता है क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स E282, जो है कैल्शियम प्रोपियोनेट। अगस्त 2002 में जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक एंड चाइल्ड हेल्थ में पब्लिश हुई एक स्टडी बताती है कि ये प्रिजर्वेटिव डेली लेने से बच्चों में इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, इनअटेंशन और स्लीप डिस्टर्बेंस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं 2019 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर एपिडेमोलॉजी एंड जेनेटिक्स में पब्लिश हुई एक स्टडी के हिसाब से ये केमिकल एलर्जी, इंटॉलरेंस, माइग्रेन, हेडेक और स्किन रैशेस तक को कॉज कर सकता है। इसके लास्ट 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं एसिडिटी रेगुलेटर E270, जो लैक्टिक एसिड होता है, और एंटीऑक्सीडेंट E300, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है।
ये दोनों सेव माने जाते हैं। इनको खाने से, लिमिटेड जो मात्रा में ये यूज़ किए जाते हैं, इनको खाने से कोई नुकसान नहीं होता। अब अगर हम बात करें हेल्दी कहे जाने वाली ब्राउन ब्रेड की, तो इसमें मैदे की जगह होल व्हीट फ्लोर का इस्तेमाल होता है, मतलब पूरे के पूरे गेहूं से बना हुआ आटा जिसमें छिलका वगैरह सब कुछ होता है। तो ऑब्वियसली ये मैदे से बनी ब्रेड से थोड़ी अच्छी तो होती है, लेकिन बाकी ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम ही होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ब्राउन ब्रेड हैं जिनमें होल ग्रेन के साथ में मैदा भी ऐड किया गया होता है, और यहां तक कि क्योंकि ब्राउन को हेल्दी का स्टैंडर्ड माना जा रहा है, तो कंपनीज ब्राउन कलर देने के लिए कैरेमल कलर का यूज करने लग जाते हैं ब्राउन ब्रेड में। और ये जो कैरेमल कलर्स होते हैं, इनमें से कुछ कैंसरस तक होते हैं। इवन जो होल ग्रेन ब्रेड्स होती हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर में 100% होल ग्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो किसी भी तरीके की कोई भी ब्रेड अगर आप लेते हैं, तो उसमें आटे का थोड़ा फर्क हो सकता है, जो उसे कंपैरेटिवली किसी दूसरी ब्रेड से अच्छा बना देता है। लेकिन बाकी की सारी चीजें, प्रिजर्वेटिव्स हैं, बाकी चीजें हैं, कलरिंग है, ये सब दूसरे ब्रेडों में भी पाया ही जाता है। तो अगर आप ब्रेड खाना चाहते हैं, ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि अगर आपके आसपास में कोई बेकरी है, ऑथेंटिक बेकरी जो पुराने ढंग से ब्रेड को बनाते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करके, तो अच्छा है। अदरवाइज और किसी भी तरीके की ब्रेड को रेगुलरली खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये था आज का एपिसोड ब्रेड की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।